हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश कुमार पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं BA तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत श्रम विभाजन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खिम की समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन माना गया है। श्रम विभाजन की धारणा को स्पष्ट करते हुए दुर्खिम ने कहा है कि श्रम विभाजन केवल आर्थिक संसार के ऊपर घटित नहीं होता बल्कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में घटित होता है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। सच तो यह है कि श्रम विभाजन जहां एक ओर सावयव के ऊपर घटित होता है, वहीं दूसरी ओर वह समाजों में भी घटित होता है। बात करते हैं दोस्तों श्रम विभाजन के कुछ कारणों के बारे में। दुर्खिम ने श्रम विभाजन और विशेषीकरण का एक प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या को माना है। जनसंख्या की वृद्धि तथा घनत्व श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को जन्म देते हैं। प्राचीन भारत में जनसंख्या कम थी, इसलिए वस्तुओं की मांग भी सीमित थी। परिवार आत्मनिर्भर थे, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने से मानसिक भिन्नताएं बढ़ी है, आवश्यकताएं बढ़ी हैं। इन बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशिष्ट कार्यों में कुशलता प्राप्त करने का प्रयास किया गया और परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन का विकास हुआ। इस प्रकार विशेषीकरण और श्रम विभाजन जनसंख्या के प्रसार और घनत्व पर आधारित है। वास्तव में दुर्खिम ने उपयोगितावादी विचारकों के विचार से सहमत नहीं है। उपयोगितावादी विचारक, जिसमें स्पेंसर भी सम्मिलित हैं, श्रम विभाजन को आर्थिक उत्पादन की वृद्धि और सुख की इच्छा का परिणाम मानते हैं। दुर्खिम का कहना है कि आर्थिक उत्पादन ही यदि सुख का प्रतीक होता तो सभी धनी लोग सुखी होते। दुर्खिम के अनुसार सुख भौतिक वस्तुओं की अधिकता में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में है। बात करते हैं दोस्तों श्रम विभाजन के कुछ परिणामों के बारे में। तो श्रम विभाजन के परिणामों में सबसे पहले आता है बढ़ती हुई निर्भरता। समाज में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों में विशेषता प्राप्त कर लेने से एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का कार्य करना होता है। इस प्रकार व्यक्ति को अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ वह पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती जाती है। दूसरा है विशेषीकरण। बढ़ते श्रम विभाजन के कारण समाज में व्यक्ति विशिष्ट कार्यों में दक्षता प्राप्त करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति या विशेषज्ञ तैयार हो जाते हैं। इन विशेषज्ञों की समाज में विशेष स्थितियां पनप जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्रम विभाजन विशेषीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। तीसरा है सहयोग। बढ़ती हुई पारस्परिक निर्भरता मनुष्यों के सहयोग बनाए रखने के लिए बाध्य करती है। अतः आधुनिक समाजों में श्रम विभाजन के द्वारा सारी सामाजिक व्यवस्था सहयोग पर आधारित होती है। अगला है प्रगति और प्रतियोगिता। श्रम विभाजन समाज के विभिन्न व्यवसायों को उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण समाज में प्रतियोगिता भी एकाधिक बढ़ जाती है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता और विशेषीकरण पनपने से नवीन आविष्कारों का उदय होता है। यह आविष्कार प्रगति के लिए नए मार्गों को प्रशस्त करता है। अगला है समाज में सावयवी एकता। श्रम विभाजन में अत्यधिक विस्तृत हो जाने से समाज में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता सावयवी एकता में बदल जाती है।
एक एक कार्य में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करने से लोग अपने जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों के कार्यों पर निर्भर रहते हैं। व्यक्तियों की यह निर्भरता सावयव के विभिन्न अंगों की भांति होती है, क्योंकि सावयव के विभिन्न अंग अपना अपना अलग अलग काम करते हुए आपस में सहयोग करते हैं और संबंधित रहते हैं। इस प्रकार समान उद्देश्य, समान सामूहिक जीवन दर्शन अथवा यांत्रिक एकता के स्थान पर समाज में सावयवी एकता पनप जाती है। अगला है नवीन समूहों का उदय। श्रम विभाजन के फलस्वरूप विशेष कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों में विशेष स्वार्थ पनपने लगते हैं और इन विशेष स्वार्थों की रक्षा हेतु अनेक नवीन समूहों का निर्माण होने लगता है। अगला है व्यक्तिवाद। श्रम विभाजन के अंतर्गत अलग अलग कार्य करने से व्यक्तिगत विभिन्नताएं बढ़ने लगती है, अलग अलग दृष्टिकोण और स्वार्थ पनपने लगते हैं और अंतिम रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा को बल मिलता है। अगला आता है नैतिक दबाव। यद्यपि श्रम विभाजन व्यक्तिवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता है, लेकिन साथ ही यह निरंकुश व्यक्तिवाद को समाज की नैतिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा पनपने से रोकता रहता है। इस नैतिक दबाव के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशिष्ट कार्यों द्वारा व्यक्तित्व का निर्माण करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है और समाज का अधिकतर कल्याण होता है। दुर्खिम के अनुसार व्यक्तिवाद श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्तियों पर जबरदस्ती थोपा गया नैतिक कर्तव्य था। बोगार्ट्स और बर्नेस ने दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना की है। बर्नेस ने कहा है, स्पष्ट रूप से यह समाजशास्त्रीय होने की अपेक्षा एक जीवशास्त्रीय व्याख्या है। बोगार्ट्स ने भी दुर्खिम की इस सिद्धांत की प्राणीशास्त्रीय व्याख्या की आलोचना की है। जेम्सबर्ग ने दुर्खिम पर यह आरोप भी लगाया है कि उसने अन्य सभी सामाजिक कारकों की अपेक्षा करके केवल जनसंख्या को ही श्रम विभाजन का एकमात्र कारक बनाया है। बर्गेस ने दुर्खिम के व्यक्तिवाद के विषय में भी टिप्पणी की है। दुर्खिम व्यक्तिवाद को नैतिक दबाव के कारण समाज कल्याण की ओर झुका हुआ मानता है। सच तो यह है कि व्यक्तिवाद सामान्यतया समाज के हितों की उपेक्षा करता है। दुर्खिम ने व्यक्तिवाद को एक उदारतावादी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयत्न किया है। इस संबंध में बर्नेस ने लिखा है, उसके द्वारा उदारपंथी व्यक्तिवाद का सापेक्षिक बचाव के यह निर्णय करने का कोई आधार प्रदान नहीं करता कि दोनों प्रकार में से किसे प्राथमिकता दी जाए। कुछ भी हो, दुर्खिम ने श्रम विभाजन की विस्तृत व्याख्या करके सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख कारण के रूप में नवीन खोज प्रारंभ की। यह बात सत्य है कि सामाजिक परिवर्तनों में अनेक कारकों का प्रभाव होता है और दुर्खिम ने श्रम विभाजन को केवल जैविकीय आधार पर स्पष्ट करके ही सिद्धांत का विरोध किया है। तथापि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुर्खिम ने श्रम विभाजन में सामाजिक प्रभावों का तथ्यपूर्ण वर्णन करने में सफलता प्राप्त की है। यह उसका महत्वपूर्ण योगदान भी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था दुर्खिम के श्रम विभाजन के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।